नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ में हूँ रंजीना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की ताजा खबरों पर। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिमरिया में 9 दिसंबर को गोपीलाल को मोटरसाइकिल सहित जिंदा जलाकर मार दिया गया था, जिसके आरोपियों को पकड़ने के लिए बागरी समाज एवं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल हत्या की एक घटना 9 दिसंबर की है, जब गोपीलाल को जीवन सिंह एवं अंतर सिंह घर से बुलाकर बजरंग खेड़ा स्थित किसी शादी समारोह में जाने का कहकर ले गए थे और इस दौरान बांसखेड़ा फंटा पर गोपीलाल को मोटरसाइकिल सहित जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इस घटना के दौरान जीवन सिंह और अंतर सिंह भी बुरी तरह झुलसकर घायल हुए थे। दूसरी ओर गोपीलाल के परिजनों ने जमीन विवाद एवं झूठी गवाही देने की विवाद के चलते इस हत्या का आरोप जीवन सिंह और अंतर सिंह पर लगाया था। उनके परिजन सोहन बोड़ाना के मुताबिक जीवन और अंतर दोनों ही गोपीलाल को घर से बुलाकर ले गए थे। उनका पूर्व से विवाद भी चल रहा था। साथ ही जीवन और अंतर के परिवार को रात में इस हत्याकांड का पता चल गया था, जबकि हमें सुबह पुलिस के द्वारा ये सूचना मिली थी। हम तो गए थे खेती काम करने के लिए, लेकिन वो थे घर पे खेती करने के लिए। हमारे भाई वो करते थे, तो शाम पड़ गई तो उनने ये जो साथ में थे अंतर वो और जीवन, इन दोनों ने साथ में मिला के उस जो अंतर का खेती लिए बांटे। तो वो साथ में थे खतर के लिए, तो वो शाम पड़ गए कि अपन चलेंगे। वहाँ लेके गए ये वो जीवन और अंतर, वहाँ घर से 7 बजे शाम को वहाँ से लेके जाकर उसने वो दुकान आती है गाँव के बाहर, वहाँ जाके मेरे भाई ने उसने बंडल लिए और उसने शराब पी। उसने दुकान वालों ने बोला मुझसे कि उसने बंडल लिए और उसने शराब पी और वहाँ से तीनों गए। फिर उसके परिवार वालों को सारों को पता ये कांड हुआ, तो रात को ही मालूम हो गया। ये रात में उनके परिवार वाले सारे आके यहाँ आके भर्ती करवा गए और हमको सुबह भैरवगढ़ थाने से फोन आए, तब चौकीदार पे जब जाकर पता चला। किस पे शक है आप? उस पे ही शक है, हमारा 100% शक उस पे ही है, अंतर और जीवन पे। क्या विवाद है? उसको पुराने हमारे पिता के बारे की, उसके जमीन के विवाद थे उसके पिता के हमारे बारे का, तो उस जमीन के झूठी गवाह दिलवाने के लिए तो मेरे पिता ने नहीं दी झूठी गवाह। तो वो विवाद उनने 2-3 बार भी हमसे टच किया, तो गाली गुप्ता किया, तो हमने नहीं सुना, और लेकिन वो विवाद लेके अभी चला रहा है। 9 दिसंबर को हुए इस हत्याकांड को लेकर भैरवगढ़ पुलिस अब तक बयानों में ही उलझी है और किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। न ही अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है। नाराज होकर बीती शाम मृतक गोपीलाल के परिजनों, बागरी समाज एवं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने भैरवगढ़ थाने का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यहां भीम आर्मी के मालवा निमाड़ प्रभारी दूल्हे सिंह आजाद ने पुलिस पर आरोप लगाया और बताया कि पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में लेकर जांच कर रही है, जबकि शुरू से ही परिजनों ने जीवन सिंह एवं अंतर सिंह से जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस जानबूझकर लेट कर रही है। सूचना मिली थी कि गांव चिमरिया तहसील मैदपुर जिला उज्जैन का गांव है, जहाँ पे गोपीलाल की कुछ दिन पूर्व जलाकर हत्या कर दी गई थी, जैसा परिवार वालों को बताया था। आज बागरी युवा संघ और भीम आर्मी के माध्यम से थाने पे हमने आखिर जांच नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन आखिर क्यों जांच नहीं कर रही, जब बता रहे परिवार बता रहे हैं कि ज़मीन का विवाद था और उसको घर से बुला के ले गए, लेकिन घर से बुला के ले गए और कह रहे थे कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम इस ज़मीन का लेन देन का चक्कर छोड़ दो। तो इस विषय को लेकर आज हमने माननीय टीए साहब से मुलाकात करी, अवगत कराया इस बात को लेकर। अगर टीए साहब को ने कहा कि ये विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि ब्लाइंड मर्डर है, जला हुआ है, तो इसके लिए जाँच के लिए हमने भेजा है। जाँच आने के बाद मुकदमा दर्ज होगा। बागरी समाज जिला युवा अध्यक्ष जगदीश पवार के अनुसार मृतक गोपीलाल की पत्नी ने भी आरोप लगाया कि अंतर सिंह और जीवन सिंह मेरे पति को घर से बुलाकर लेकर गए थे और कुछ ही देर में उन्हें जलाकर मार दिया। फिर सुबह थाने से फोन आया, तब हमें इस घटना का पता चला। जगदीश पवार के अनुसार हमने पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। उनकी पत्नी का कहना है कि अंतर सिंह और जीवन जो 2 आरोपी हैं वो घर से बिठा के उनको शादी में जाने के कहकर उनको गाड़ी पे बिठा के लाए थे और कुछ ही समय के पश्चात उनको जलाकर जिंदा जला के उनको मार डाला गया। मार डालने के बाद उनको घर के जो परिजन हैं उनको मैदपुर थाने से फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। जब जाके घर वाले को पता चला, घर वालों का सीधा सीधा कहना है कि उन दोनों ने इनका ज़मीन की पुरानी रंजिश है, उस मामले को लेके इनने इनको
मर्डर करा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने बताया है कि अभी जांच चल रही है। हमने 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। 1 हफ्ते में अगर वो जो आरोपी है वो अस्पताल में अभी एडमिट है तो बता रहे हैं कि उनको अभी रिमांड पे ले सकते हैं और उनसे पूछताछ करने की स्थिति में नहीं है। इस कारण हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तब तक वो आरोपी भी जो है नॉर्मल हो जाएंगे और फिर अगर टीआई साहब और ये शासन प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है उन आरोपियों पे तो हम पूरे बागी समाज के लोग एसपी साहब के कार्यालय के सामने जब तक चक्का जाम करेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक एफआईआर की काफ़ी हमारे हाथ में नहीं आ जाएगी। आक्रोशित परिजनों एवं समाजजनों के उग्र प्रदर्शन को देख भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने आश्वासन देकर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। थाना प्रभारी प्रवीण पाठक के मुताबिक अभी जीवन सिंह एवं अंतर सिंह से अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उनसे पूछताछ की जाएगी। 9 तारीख को एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें एक गोपी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी जलने कारण, और एक उसका जो साथी अभी भी भर्ती है। तो बोले एक मुकदमा कायम करते, जांच उपरांत हम इसके अंदर जो भी होगा उचित प्रकार से हम इसके अंदर कर देंगे। फ्रीगंज में आज सुबह एक बार फिर टाटा कंपनी द्वारा डाले जा रहे सीवरेज पाइप लाइनों में एक बार फिर भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। फ्रीगंज में आज सुबह एक बार फिर टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज लाइन के लिए डाले जा रहे पाइपों में भीषण आग लग गई। आग लगने के दौरान ऊंची ऊंची लपटें उठने से क्षेत्र में खलबली मच गई। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शहर में पिछले 3 सालों से टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज लाइन डालने के लिए प्लास्टिक के पाइपों का उपयोग किया जा रहा है, जो शहर भर में जगह जगह हो रही खुदाई स्थलों के आसपास पड़े हुए हैं। आज सुबह आश्रय होटल के पीछे रखे पाइपों में भीषण आग लग गई, जिसके चलते पूरा क्षेत्र काले धुएं से घिर गया। जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया। विदित हो कि पिछले 3 सालों में टाटा कंपनी के पाइपों में करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में साल के अंत में और साल की शुरुआत में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए समिति ने क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था की है। लाखों श्रद्धालुओं के साल की शुरुआत में आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए समिति ने पूरी व्यवस्था की तैयारी की है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन करीब 20 से 30 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नए वर्ष की शुरुआत और साल के अंत होने के चलते श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में पहुंचेंगे। श्रद्धालु की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन और मंदिर समिति को करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर में पहुंचने की उम्मीद है। इसी के चलते उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह और मंदिर समिति ने क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट की तैयारी की है, जो मंदिर में 1-2 दिन में शुरू की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर में प्रतिदिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, इसकी पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। नए साल में श्रद्धालुओं की संख्या 50 हजार से 1 लाख के बीच रहने वाली है। क्राउड कंट्रोल के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 1-2 दिनों में ही इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य दिनों में भी 25-30 हज़ार के आसपास लोग दर्शन करके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नए साल पर ये संख्या 50 हज़ार से 1 लाख के बीच कहीं पर रहने वाली है। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी अपनी तरफ से तैयारी जो क्राउड कंट्रोल की है, दूसरी है, उसकी प्लानिंग कर ली है। 1-2 दिनों में उसको एक्टिवेट कर देंगे। देखिए, बस मारुति का जो सिस्टम है उसमें जो ऑनलाइन ऑफलाइन प्री बुकिंग है और दूसरी जो उसी हिसाब से रहेगा, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं करी जाएगी। उज्जैन के सिद्धार्थ पाटीदार को मुंबई से आईपीएल ट्रायल के लिए बुलाया गया है। सिद्धार्थ इंदौर से मुंबई के लिए रवाना होंगे। उसके पहले उनके साथियों ने सिद्धार्थ का स्वागत कर बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट की है। उज्जैन के 24 साल के सिद्धार्थ पाटीदार ने 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर के रूप में खेलने वाला सिद्धार्थ क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर और विकेट कीपर में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइकॉन मानते हैं।
सिद्धार्थ पिता महेश पाटीदार उम्र 24 वर्ष, लक्ष्मी नगर निवासी 11 वर्ष की आयु से 2008 में जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट क्लब से खेलना शुरू किया था। कुछ समय बाद फिर शिप्रा क्रिकेट एकेडमी से खेलना शुरू किया। अंडर 14 में 2 साल, अंडर 16 में 2 साल, अंडर 19 में 3 साल सिद्धार्थ ने खेला है। पिताजी फ्रीगंज में पाटीदार टेलीकॉम के व्यापारी हैं। सिद्धार्थ ने बताया कि हाल ही में राजकोट में एक प्रतियोगिता में आईपीएल के सिलेक्शन अधिकारियों ने उसका खेल देखकर चयनित किया। फोन कर मुंबई आने का निमंत्रण दिया था। नितिन श्रीवास्तव और अरविंद कुमार इसके कोच हैं। सिद्धार्थ 1994 में उज्जैन से देवेंद्र बुंदेला रणजी खेलने गए थे। उसके बाद ये जिले का दूसरा खिलाड़ी है जो नेशनल खेलेगा। ये बीसीसीआई के डोमेस्टिक जो मैचेस रहते हैं उसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो उसमें सिलेक्टर्स हमको देखने आए थे, तो उन्होंने मेरी बैटिंग देखी, तो उस हिसाब से उन्होंने मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स रखे हैं, तो उसमें मुझे फाइनल ट्रायल्स के लिए कॉल आया है। मुझे आज रिपोर्ट करना है वहाँ पर मुंबई में। आज शाम को 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है, वहीं पे रिपोर्ट करना है मुंबई में। मैंने यहाँ से ही 2008 में अपने JNCC क्लब से शुरुआत करी थी, जिसमें नितिन सर और अरविंद सर मेरे कोच थे शुरुआत से। सर मेरा तो यही है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितना हो सके मैं अपना उतना बेस्ट दूंगा। अपना यहाँ पर जाकर वहाँ से एक्सपीरियंस लूँगा, कैसे कैसे प्लेयर्स आते हैं, और जितना मुझे आगे आगे हेल्प मिले अपने करियर में उतना यहाँ वहाँ से सीख लूँगा, यही मेरा है। बचपन में उसका रुझान जो है खेल के प्रति ज़्यादा था, तो नितिन जी और अरविंद जी के सानिध्य में उसको हम लोगों ने छोड़ा, और वो धीरे धीरे जो है MP खेला। सारे MP के मैचेस जो है 14 से अभी तक 25 तक मतलब खेल रहा है। वो सारे मैचेस खेल रहा है, MP से खेल रहा है पूरा बाकायदा, जो है रिजल्ट भी दे रहा है, अच्छा खेल रहा है। अभी पढ़ाई से ज़्यादा हम लोगों ने खेल को महत्व दिया है। 2-3 बार 4 बार जो है कम से कम 12th की एग्ज़ाम के लिए मिस करी है उसने, मैचेस के लिए। मतलब जो है 12th की एग्ज़ाम एक बार तो दी भी है सही, पर फेल हो गया। पर हमारे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए खेल महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस है उसको आगे इसी क्षेत्र में बढ़ाना है, इसीलिए हम लोगों ने जो है इधर ज़्यादा ध्यान दिया हमने पढ़ाई। खेलने में एक तो हमारे जो पारिवारिक खेल कबड्डी था, हमारे परिवार में सारे 7 भाइयों की टीम थी, ऑल ओवर इंडिया खेलती थी वो। कबड्डी हमारा मेन खेल था, हमारे गाँव से खेलते थे हम लोग, हमारे पिताजी और दादाजी वगैरह, तो बड़ी टीम थी। और धीरे धीरे खेल में मेरा भी इंटरेस्ट था क्रिकेट वगैरह में, पर जो है सुविधाएं वगैरह नहीं मिली, इसके कारण फिर बिजनेस में लग गए। तो हम लोग बिजनेस करते हैं, अब इसको इधर आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। कोरोना में सावे रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते वकील की पुत्र की मौत पर नीलगंगा थाना पुलिस ने संचालक और एक अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उज्जैन सावे रोड स्थित देशमुख हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई थी। इस मामले में शिकायत के बाद CMHO की पैनल द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के बाद नीलगंगा थाना पुलिस ने अस्पताल के डायरेक्टर श्रीपद देशमुख और लापरवाह डॉक्टर सुरेश शर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। नानाखेड़ा स्थित देशमुख हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और डॉक्टर की लापरवाही से कोरोना के दौरान मामला महेंद्र जैन पिता अभय जैन 62 वर्ष निवासी नजर अली मार्ग के पुत्र देवेंद्र जैन की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों द्वारा नीलगंगा थाने में शिकायत कर डॉक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इस मामले में CMHO द्वारा एक पैनल गठित की गई, जिसकी जांच में भी डॉक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 304A का प्रकरण दर्ज किया है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक हॉस्पिटल देशमुख है, और इसमें एक पेशेंट, एक जो मरीज है, उसकी मतलब इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई थी, और उसमें इलाज को लेकर के बहुत सारी शिकायतें और चैलेंजेस थे, और इसमें एक मर्ग भी कायम किया गया था। पूरे मामले की जांच की गई, और साथ में जो मेडिकल बोर्ड है, जो एक कमेटी रहती है, जो सीनियर डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहते हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामले का जब परीक्षण कराया गया तो प्रथम दृष्टया उसमें कुछ ट्रीटमेंट लाइन जो है उसमें कोई लापरवाही, नेग्लिजेंस टाइप में कुछ पाए गए हैं। इसको लेकर के एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ है, और पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है।
शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों के पानी का जायजा लेने के लिए साधु संतों के दलों ने पंथ, पिपलई, सावेर और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया और प्रशासन पर नाराजगी जताई। उज्जैन के विभिन्न अखाड़े के संतों ने शिप्रा नदी का दौरा किया। दरअसल यह दौरा शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों का निरीक्षण करने के लिए था। प्रशासन का कहना है कि शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों को रोक दिया गया है। वहीं खान नदी के पानी को भी दूषित नहीं होने दिया जा रहा है, परंतु संतों ने दौरे के बाद हकीकत कुछ और ही बताई है। संतों का कहना है कि जगह जगह नाले मिल रहे हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी मिल रहा है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देवास एवं इंदौर का प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कि नालों और फैक्ट्री का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। अब फिर से प्रशासन की नींद खोलने के लिए संत धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि संतों ने पूर्व में भी धरना दिया था, जिसके कारण प्रशासन हरकत में आया था। कल इंदौर का दौरा पे हम लोग साधु संत गए हुए थे, मगर वहाँ से हम कोई संतुष्ट नहीं है। वहाँ हमने देखा कि नदियों का गंदा पानी छिपरा में आ रहा है और वहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ सरकार बना रही है और हम लोगों को गुमराह कर रही है। इससे हम संतुष्ट नहीं है किसी से भी, और हम इसको मानने को तैयार नहीं है। कल हम लोग जो गए दिखाया अधिकारियों ने, हम उसको मानते नहीं है कि ये सब चीज़ जो भी ये लोग दिखा रहे हैं ये सब फर्जी है और सब ढोंग है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ, न मैं इसको मानता हूँ। मैं आंदोलन जारी कर रखूँगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। और 25 तारीख तक सरकार नहीं मानती है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और सभी साधु संत भूख हड़ताल पर जाएंगे। एकीकरण को लेकर इंदौर, सावेर और पंच, पिपलई और देवास का दौरा किया। उसी दौरान हमने ये देखा कि शिप्रा में इंदौर और देवास फैक्ट्रियों का और सावेर का गंदा पानी शिप्रा में आके मिल रहा है। इसी दौरान हमने कलेक्टर से बात की, इसी दौरान देवास कलेक्टर से बात की। उन्होंने ये मानने को मना कर दिया कि यहाँ का पानी देवास का पानी या इंदौर का पानी शिप्रा में जाके नहीं मिल रहा है। पर हमें इस बात से असंतुष्ट है कि ये जो पानी जो आ रहा है देवास का और इंदौर का, ये आकर शिप्रा में मिल रहा है। इस बात को लेकर हम साधु समाज संतुष्ट नहीं हैं और ये इंदौर का और देवास का पानी अगर नहीं रुकता है तो हम वापस जो हमारा धरना आंदोलन चल रहा था उस पर हम बैठकर वापस धरना आंदोलन चालू रखेंगे। देवास रोड पर भरतपुरी तिराहे पर एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शाजापुर का रहने वाला है, जिसे इंदौर के हिस्ट्री शीटर बदमाश ने 25,000 रुपए की सुपारी दी थी। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद हुसैन निवासी आदर्श नगर नागजिरी निजी अस्पताल में चिकित्सक हैं। 18 नवंबर को वह अस्पताल से बाइक से घर जा रहे थे। भरतपुरी चौराहे पर एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। बुधवार को पुलिस ने मामले में इंदौर के हिस्ट्री शीटर बदमाश सलमान शाह निवासी चंदन नगर और उसके साथी सद्दाम कमाल एवं हारून पटेल दोनों निवासी चंदन नगर इंदौर तथा भूरा निवासी सलसलाई शाजापुर को गिरफ्तार किया था। चारों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जांच अधिकारी एसआई छाबरिया के अनुसार डॉक्टर हुसैन का पारिवारिक विवाद चल रहा है। आशंका है कि उसके चलते ही भूरा ने सलमान एवं उसके साथियों को डॉक्टर हुसैन पर हमला करने के लिए 25,000 रुपए दिए थे, जिसके बाद सलमान ने कुछ दिनों तक डॉक्टर पर नजर रखी और 18 नवंबर को हमला कर वापस इंदौर भाग गया था। अस्पताल में पदस्थ के डॉक्टर पे 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू से हमला किया था, जिसमें थाना माधवनगर पे अपराध पंजीबद्ध करके जांच की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पता रसी की गई, जिसमें 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किए गए और उनके द्वारा पूछताछ में पता चला है कि शाजापुर का एक व्यक्ति है जिसने इनको ये काम करने के लिए बताया था। तो कितने की सुपारी दी थी? इनको इस काम के बदले 10,000 रुपये उन्होंने दिए थे और जिस व्यक्ति ने पैसे दिए थे उसको भी गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। तो उसके द्वारा एक अकील नाम का व्यक्ति है तलेन में, उसके द्वारा ये काम करने का बताया, तो अकील की तलाश अभी की जा रही है। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर प्रांगण स्थित विक्रमादित्य सभागृह में भोपाल के दुबे परिवार द्वारा संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित कमल किशोर जोशी के मुखारबिंद से कथा का संपन्न होगा। धार्मिक नगरी उज्जैनी में राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर मंदिर के निकट 31 शक्तिपीठों में से एक मां हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण में
विक्रमादित्य सभागृह में पंडित कमल किशोर जोशी के मुखारबिंद से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह 7 दिवसीय कथा 23 दिसंबर से प्रारंभ होकर 29 दिसंबर तक चलेगी। पंडित कमल किशोर जोशी द्वारा प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा की जाएगी। अब ये पांचों पांडव शाम को जो है दुपट्टा तान करके आराम से सो रहे थे और मेरे प्रभु के बिल्कुल भरोसे रहोगे तो अपनी बागडोर यदि उनको आपने सौंप दी है तो निश्चित रूप से आपकी वो जो है रक्षा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। आज पांचों पांडव तान दुपट्टा सोए हुए हैं और मेरे भगवान हाथ में छड़ी लेकर के उन पांचों पांडवों की रक्षा कर उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। देखिए ये भक्ति का प्रताप है, ये भक्ति का प्रताप है भैया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक भोपाल निवासी केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल चंद्रमोहन दुबे के अनुसार यह संगीतमय भागवत कथा धार्मिक नगरी उज्जैनी में पितरों के निमित्त एवं कोरोना काल में मृत हुए चिर परिचित या अपरिचित लोगों की शांति के लिए की जा रही है। इस भागवत कथा के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों की आत्मा को शांति मिले और प्रभु अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। भगवद गीता 1 सप्ताह की है, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि एक पितरों के निमित्त करा था कि उनको शांति मिले और जैसा कि वातावरण आज पूरी दुनिया में बना हुआ है कोरोना काल के कारण और इतनी मौतें हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे चित्त परिचित या जो परिचित न हो उन सबकी शांति के लिए महाभारत का वो श्रीमद् भागवत का 7 दिन का पाठ करा रहे हैं। इसमें हमने कोरोना काल का भी ध्यान रखा है। मास्क भी ला के रखे कि कोई मास्क लाना भूलता है तो उसको याद दिलाते हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और इसका भी हाथ वगैरह के लिए सब सैनिटाइज़र वगैरह सब व्यवस्था रखी है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के सिंहपुरी में रहने वाले पुजारी के घर महिला कर्मचारी द्वारा चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है और उसके पास से नकदी एवं चुराया हुआ सामान बरामद किया है। दरअसल सिंहपुरी क्षेत्र में रहने वाले पुजारी के घर में काम करने वाली महिला ने ही घर के आभूषण एवं 38,000 रुपये नकद चुराए थे। दिनेश शर्मा निवासी सिंहपुरी महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। उनके घर की अलमारी में रखे 38,000 रुपये गायब हो गए थे, जिस पर उन्होंने अलमारी खंगाली तो पता चला कि जेवरात भी नदारत हैं। शर्मा को घर पर काम करने वाली कमलाबाई निवासी रातड़िया पर शंका हुई थी, जिस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया है। आरोपितों के कब्जे से पुलिस द्वारा रुपए और सोने चांदी के आभूषण भी जब्त कर लिए गए हैं। ये कल एक महाकाल मंदिर के पुजारी हैं दिनेश शर्मा जी, इनके घर पे ही इनकी एक नौकरानी है जो पिछले 3-4 वर्ष इनके घर पे काम कर रही थी। उसके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया था चोरी का, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये नकद और कुछ सामान था घर का। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था कल और बाद में आरोपिया की तलाश करने पर जो आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया मसरूका उससे बरामद किया गया। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती 4 बजे की जाती है, जिसमें बाबा को हरिओम जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद बाबा को भस्मीभूत किया गया। इसके बाद बाबा का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। रोज सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज तड़के बाबा महाकाल को भस्मीभूत किया गया। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे गूंजते रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में आज तड़के 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल को हरिओम का जल चढ़ाया गया। हरिओम जल चढ़ाने के पश्चात राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात ढोल नगाड़ों की थाप के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ की गई। भस्म आरती में अपने राजा के दर्शन पाकर भक्तों ने राजा महाकाल के जय घोष लगाए। राजाधिराज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़े ही बेताब दिखाई दिए। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।